पिछले क्लास में आप पढ़ रहे थे सॉलिड के बारे में। आपने देखा कि सॉलिड किसे कहते हैं और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड के कितने प्रकार होते हैं। और आप याद कीजिए इस आधार पर सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, एक को कहा गया एमॉर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को कहा गया एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है और एमॉर्फस सॉलिड में ये अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। फिर वहाँ पर आपको बताया जा रहा था डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, जिसमें बोला गया कि इसमें कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। जो सबसे पहला था ये था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो जियोमेट्री होती है वो फिक्स होती है और इसकी फिक्स नहीं होती है एमॉर्फस सॉलिड। दूसरा बताया गया कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह शार्प होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बताया गया कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह डल होता है। डल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आपको समझाया गया था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो गलता चला जाता है। इसका जो तीसरा डिफरेंस है उसके बारे में सुनिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ना वो वास्तव में सॉलिड होता है, ट्रू सॉलिड होता है वो। और ये जो एमॉर्फस सॉलिड होता है ये एक आभासी सॉलिड होता है, स्यूडो सॉलिड हम इसको बोलते हैं। अब ये क्या डिफरेंस है और ये बात कहाँ से आया आप इसको समझ लीजिए। यदि 100 साल पुराना कोई घर है तो और यदि उसके विंडो में ग्लास लगा हुआ है तो आप उस ग्लास को आराम से प्यार से निकाल लीजिए खोलकर। और यदि मान लीजिए कि ग्लास इस तरह से लगा हुआ था, इस तरह से, तो आप पाइएगा कि जिस समय 100 साल पहले जब ग्लास लगा हुआ होगा ना तो उस ग्लास की मोटाई हर जगह एक जैसी रही होगी। जैसा ग्लास अभी आप देखते हैं शीशा वैसा दिखेगा। लेकिन 100 साल के बाद जब आप देखिएगा तो उसका देखिएगा नीचे वाला जो जो परत नीचे था, उसका जो भाग नीचे था वो देखिएगा मोटा हो गया है और ऊपर वाला भाग देखिएगा पतला हो गया है। तो बताइए इसका मतलब है कि शुरू में जब हर जगह मोटाई सेम थी, जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं इसी को आप ग्लास मान लीजिए। मान लीजिए कि 100 साल तक ये ऐसे ही रह गया, तो यदि इस पर कोई ग्लास लगा हुआ होगा तो इस नीचे की जो मोटाई होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और ऊपर की जो मोटाई होगी वो कम हो जाएगी। ऐसा ऐसा ग्लास ये प्रॉपर्टी दिखलाता है। बताइए कि क्या किसी सॉलिड में ऐसा प्रॉपर्टी हो सकता है क्या? किसी ट्रू सॉलिड में जो वास्तव में ठोस है, क्या उसमें इस तरह का प्रॉपर्टी हो सकता है क्या? इस तरह का नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें होता है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रू सॉलिड नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ गुण किसके जैसा आ गया, लिक्विड के जैसा आ गया। इसीलिए हम इसको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, इस ट्रू सॉलिड नहीं। एक अंतर यह भी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स एंड ये एमॉर्फस सॉलिड जो है वो स्यूडो सॉलिड। इसका तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, दीज आर द ट्रू सॉलिड्स दैट स्यूडो। इसका जो चौथा डिफरेंस है, ये डिफरेंस अभी आप समझ नहीं पाएंगे, इसको सिर्फ आप लिख लीजिए। तो 5-10 मिनट के बाद हम जब इस टॉपिक पर जाएंगे एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, वहां समझ में आएगा ये बेहतर तरीके से। फिलहाल आप क्रिस्टलाइन में लिख लीजिए दीज आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, और उसमें लिख लेंगे दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एक्चुअल में सब्सटेंस को उसके प्रॉपर्टी के आधार पर दो टाइप में बांटा गया है, एक को कहा जाता है आइसोट्रोपिक सब्सटेंस और एक को कहा जाता है एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस और एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस ये एक्चुअल में क्या होते हैं, जब आप इसको डेफिनेशन पर समझेंगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये दोनों अंतर कैसे है। और आप ये भी समझ जाएंगे कि क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक कैसे होता है और एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक कैसे होता है। अभी आप सिर्फ ये लिख लीजिए चौथा नंबर, दीज आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, और इसमें लिख लीजिए दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसमें टोटल 6 डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, 4 आप लिख चुके हैं। अब हम लोग पांचवा पर काम करें। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और
एमॉर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेंज ऑर्डर होता है वह काफ़ी शॉर्ट होता है। अब ये क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइन, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, आप इसको समझिए। बताऊं क्या? देखिए इधर, यदि आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रेगुलर वे में अरेंज कीजिएगा, तो आप एक बात बताइए कि इस तरह से आप रेगुलर वे में दूर दूर तक ना अरेंज करते हुए चले जाएंगे। काहे कि 5 गो 10 गो एटम से तो किसी सॉलिड का निर्माण होने वाला है नहीं। अरबों खरबों एटम आपस में जुड़ेगा तब ना जाके किसी सॉलिड का निर्माण होगा। एटम तो काफी छोटा होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक पेन है, मान लीजिए कि ये आयरन का पेन है, लोहा का ये कलम है मान लीजिए। बताइए इसमें क्या लगता है कि 5 10 गो एटम आयरन का होगा? इसमें उतना एटम आयरन का होगा ना जिसको जिंदगी भर हम गिन नहीं सकते हैं, यदि उस संख्या में कोई ऑब्जेक्ट हमको दे दिया जाए वास्तव में। और इसको निकाला जा सकता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने होंगे। याद कीजिए मूल कंसेप्ट के मेथड से, यदि हमको इसका भार पता चल जाए, जो कि तौल के पता कर ही सकते हैं, तो हम उसको मोल में बदल देंगे। 1 मोल में एटम्स का जो संख्या होगा वो 6.02 इंटू 10⁻23 होगा, तो जितना मोल आएगा उसके हिसाब से चेक कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली इस एटम को कैलकुलेट कर गिनना प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ढेर सारे एटम होंगे और ये ढेर सारा एटम दूर दूर तक बिल्कुल इसी अरेंजमेंट में आगे होगा। लेकिन यदि ये एमॉर्फस सॉलिड है तो बताइए कि कहीं गेंद है कहीं गेंद नहीं है। मान लीजिए कि कुछ इस तरह का व्यवस्था हमको मिला, इस तरह का, ये अरेंज किया हुआ नहीं है सही तरह से। अब आप एक चीज गौर कीजिए, आपको लगातार 2 मिला तो देखिए तीसरे का जो जगह है वो खाली है। इसका मतलब है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको दूर दूर तक अरेंज किया हुआ नहीं दिखेगा। ये इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है। मतलब 2 से 3, 2 3 4 या 5 बॉल आपको एक लाइन में दिखेगा, लेकिन हो सकता है कि अगला का जगह खाली हो, जबकि इसमें वैसा बात नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो आप इसको लिख लीजिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड, और इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ। पांचवा डिफरेंस लिखिए तो। और एक लास्ट डिफरेंस इसमें है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ने के लिए काफी हार्ड फोर्स की जरूरत होती है। हार्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है ये क्रिस्टलाइन की तुलना में कमजोर होता है। इसको तोड़ने के लिए बहुत कम फोर्स की आवश्यकता होती है। तो माइल्ड फोर्स इज सफिशिएंट टू ब्रेक द एमॉर्फस सॉलिड, ये इसका नेक्स्ट डिफरेंस है। क्या दिक्कत है अनुपेश? देखिए इसको, इस चैप्टर को समझाने के लिए ये सब बनाया गया है। अभी तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कल या परसों इससे इसका जरूरत पड़ना शुरू हो जाए। अभी तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बना हुआ है। स्माइली बॉल है खाली। आदमी तो कहेगा सर छोड़ा दीजिए न, थोड़ा एक्सरसाइज करते। बनाने में बहुत मेहनत लगा है। इसको बोला जाता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको बोला जाता है ECC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इसको बोला जाता है SC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये सब अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। इस सब को प्रैक्टिकली देखिएगा तब जाके जब समझाएंगे ना कि देखो ऐसा हो रहा है इसमें, तो लगेगा कि इसके बिना हम समझ ही नहीं सकते। और वास्तव में आप इसके बिना नहीं समझ सकते। जब आएगा तब देखेंगे, अभी फिलहाल ऐसे ही बना के रखा हो गया। लिख लिए? लिखेंगे आगे। देखिए हार्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल, या देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है इसी को लिखिए। हार्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक, वहां लिख लीजिए माइल्ड फोर्स इज सफिशिएंट टू ब्रेक। हाँ ये 6 नंबर होगा क्या, 5वां नंबर लिखा हुआ है? ये 6 नंबर है। तो टोटल 6 डिफरेंस इसमें हम लिखे हैं यहाँ, जिसमें 5 को समझा दिया गया है, एक बचा हुआ है आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक। इसीलिए हमारा अगला टॉपिक उसी से संबंधित। देखिए टॉपिक है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। मैटर कुल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इस आधार पर
ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एक होता है आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस और एक होता है एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो अब हम यहाँ समझेंगे आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस और एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होता है। इस सब्सटेंस को आप थोड़ा ऐसे समझिए भरवली, देखो ध्यान देना इधर। यहाँ पर हम दो सॉलिड सब्सटेंस लिए हैं, मान लीजिए। हम जब इस डायरेक्शन से देखते हैं, इस डायरेक्शन से देखते हैं, इस डायरेक्शन से चेक करते हैं, इस डायरेक्शन से चेक करते हैं, इस डायरेक्शन से चेक करते हैं, हर एक डायरेक्शन में यदि इस सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सब हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में यदि समान आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, सच मटेरियल्स in which physical properties like electrical conductivity, thermal conductivity, resistivity, resistance, density, refractive index are same in all possible direction is called isotropic substance। और यदि अलग अलग डायरेक्शन में ये सारे प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस आ जाए या अलग अलग डायरेक्शन में ये सारे प्रॉपर्टी डिफरेंट आने लगे तो हम ऐसे सब्सटेंस को ही क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, सच मटेरियल्स इन विच physical properties like electrical conductivity, thermal conductivity, resistivity, resistance, refractive index, density, etc. are not equal in all possible direction is called anisotropic substance। तो ये इसका प्रॉपर डिफिनीशन हुआ, लेकिन ये इसका समझ नहीं हुआ। यदि आपसे कोई पूछेगा कि आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस और एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं, तो आप उसको ऐसे समझा सकते हैं कि आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस और एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस दोनों सब्सटेंस ही हैं जिसको इस आधार पर बांटा गया है कि अलग अलग डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी सेम आता है या नहीं। इस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। यदि हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में समान आ गया तो आइसोट्रॉपिक, और यदि समान नहीं आया तो एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। अब इसका प्रॉपर प्रॉपर कंसेप्ट समझिए कि ऐसा किस स्थिति में पॉसिबल है, कब समान आएगा और कब समान नहीं आएगा। इस चीज़ को यदि आपको समझना है तो आपको थोड़ा वापस आना पड़ेगा यहाँ रफ में। देखो, हम यदि NaCl क्रिस्टल की बात करें, NaCl क्रिस्टल जो होता है यह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसमें जो अरेंजमेंट होता है वह रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और ये अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होते हैं। यदि हम इसको ढंग से देखें, Na प्लस, अभी नहीं मत देखिएगा, अभी जब हम पूरा बना देंगे तब देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में। इसके बिल्कुल बीचों बीच होता है कौन, Cl माइनस, Cl माइनस, एक Na प्लस, फिर Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस। दो पॉजिटिव चार्ज क्या एक साथ रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा तो फिर वो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा अपने आप को, तो वो अल्टरनेट पोजीशन पे रहेगा। यहाँ बताइए तो क्या रहना चाहिए, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, और इसके बीच में क्या होगा, Na प्लस, Na प्लस। तो चार को हम और लाइन ले लेते हैं Na प्लस Cl माइनस का, ताकि आप उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकें। यहाँ पर फिर होगा Na प्लस, यहाँ पर होगा Na प्लस, यहाँ पर होगा Na प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, और यहाँ हम दिखाते हैं Na प्लस, Na प्लस। बस इतना ही रखिए। अब बुक में देखिएगा तो वहाँ देखिएगा कि सबको ना घेर घेर दिया है इस तरह से, इस तरह से घेर के, और इसको ऐसे दिखाया गया है, देखिएगा ध्यान से, ऐसे सब से सबको आपस में ना जोड़ के दिखाया गया है। तो उतना हम जोड़ेंगे नहीं, चूंकि उस समय बहुत टाइम लग जाएगा बिना मतलब का। अब बताइए, ये एक सॉलिड का निर्माण किया, ये कौन सा क्रिस्टल है, किस चीज का क्रिस्टल है ये, क्रिस्टल मीन्स सॉलिड, ये किस चीज का क्रिस्टल है, NaCl का, NaCl क्रिस्टल है। अब आप जरा देखिए, पहले बताइए तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है या इरेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट है। अब जरा सोचिए कि यदि आप इस डायरेक्शन में देखेंगे इसको, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको पॉजिटिव चार्ज वाला प्रॉपर्टी दिखेगा या सोडियम वाला प्रॉपर्टी दिखेगा, हाँ या ना? यदि आप इसको इस डायरेक्शन में देखिए,
यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी दिखेगा? सीएल माइनस सीएल माइनस सीएल माइनस का प्रॉपर्टी दिखेगा, यानी निगेटिव वाला प्रॉपर्टी दिखेगा। यदि आप इस डायरेक्शन की बात करते हैं, बताइए यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी दिखेगा? यहाँ पर मिक्स्ड प्रॉपर्टी दिखेगा। आप एक चीज देख रहे हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से ही ना ऐसा हो रहा है। एक लाइन में जाते हैं तो सिर्फ सोडियम वाला दिखता है, एक लाइन में जाते हैं तो सिर्फ क्लोरीन वाला दिखता है, और एक लाइन में जाते हैं तो सिर्फ उसमें मिक्स्ड प्रॉपर्टी दिखता है। लेकिन जरा सोचिए कि इस अरेंजमेंट को हम इरेगुलर कर देते हैं। इरेगुलर का मतलब कुछ ऐसे समझिए कि इसको हाथ से पकड़े अब मिला दिए, अब कौन कहाँ है इसका कोई पता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम जब किसी लाइन में बढ़ेंगे तो हर जगह आपको सेम चीज ही दिखाई पड़ेगा, लगेगा कि कहीं कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं दिख रहा है, वो मिक्स्ड प्रॉपर्टी दिख रहा है, हर जगह हर तरफ एक जैसा बात दिख रहा है। इस बात को और प्रैक्टिकली यदि समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि यदि हम यहाँ पर एक लाइन लड़की लोगों का लगा दें, फिर एक लाइन इधर थोड़ा हट के लड़का लोगों का लगा दें, फिर एक लाइन थोड़ा हट के लड़की लोगों का लगा दें, 4-5 लाइन लड़का लड़की का अल्टरनेट लगा देते हैं। यदि हम लड़की वाले लाइन को देखें तो यहाँ लड़की वाला प्रॉपर्टी दिखेगा, लड़का वाला लाइन को देखें तो सिर्फ लड़का वाला प्रॉपर्टी दिखेगा, डायगोनली देखें तो मिक्स्ड प्रॉपर्टी दिखेगा। बताइए ये जो अरेंजमेंट अभी हम किए हुए हैं लड़का लड़की का, ये रेगुलर अरेंजमेंट है या इरेगुलर अरेंजमेंट? ये रेगुलर अरेंजमेंट है। आप देख रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में हमको डिफरेंट प्रॉपर्टी दिख रहा है। डिफरेंट डायरेक्शन में यदि डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखे तो इसी को कहा जाता है एनाइसोट्रॉपिक नेचर। एनएस उस सब्सटेंस को कहा जाता है एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। और अब जरा सोचिए कि बाहर से कोई जेसीबी आया और पकड़ के मिला दिया सबको। अब किसी तरफ हम देखेंगे, कहीं भी देखेंगे तो एक ही जैसा दिखेगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट वहां पर नहीं है। वहां पर हर बार आपको नहीं लगता है कि मिक्स्ड प्रॉपर्टी दिखेगा? तो कहीं से भी देखेंगे, किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी जो एक तरफ है वही दूसरी तरफ है, वही तीसरी तरफ है। तो वैसी स्थिति में यदि रेगुलर अरेंजमेंट ना हो तो हर तरफ एक जैसा प्रॉपर्टी दिखता है और वो सब्सटेंस आइसोट्रॉपिक कहलाता है। और जब अरेंजमेंट रेगुलर हो जाता है तो वो सब्सटेंस एनाइसोट्रॉपिक कहलाता है। क्या बोल गए क्या? लग रहा है हमको भी उल्टा बोल गए, फिर से मैं बोल रहा हूँ। यदि अरेंजमेंट रेगुलर हो तो अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग आएगा और उसको हम एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस कहेंगे। और यदि अरेंजमेंट इरेगुलर हो तो अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी समान आएगा और उसको हम आइसोट्रॉपिक कहेंगे। इसीलिए आप चौथा डिफरेंस में देखिए तो क्या लिखे हैं आप, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखे हैं दीज आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, लिखे हैं। समझ में आया कि क्यों एनाइसोट्रॉपिक होता है? और इसमें क्या लिखे हैं? दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन वाले में लिखे होंगे दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्लियर है ये? क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो आप इस हेडिंग को डालिए तो। स्टार लगाइए और लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक नंबर लिखेंगे आइसोट्रॉपिक। और जो डेफिनेशन हम अभी आपको बोल के सुना रहे थे वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए। तो वर्बली इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी भी मैटर का अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी आए तो एनाइसोट्रॉपिक, और अलग अलग डायरेक्शन में भी यदि समान प्रॉपर्टी आए तो उसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। और हम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी की बात, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, इन सब चीज़ों की बातें हो रही।
दूसरा हेडिंग डालेंगे एनाइसोट्रॉपिक। इसको आप सिर्फ एनाइसोट्रॉपिक लिख सकते हैं या फिर आप एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। जो डेफिनेशन पीछे लिखे हैं वही डेफिनेशन सेम रहेगा, बस नोट लगा दीजिएगा एक जगह। आर नॉट इक्वल या फिर आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अपना अपना लैंग्वेज दे सकते हैं उसमें। अब देखिए इसमें तीसरे बात लिखा हुआ है लेकिन मतलब वही है। यहाँ लिखा हुआ है सच मटेरियल्स इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस ईटीसी आर डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है? डायरेक्शन डिपेंडेंट, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएगा, बात वही है। तो ये था आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। अब हम लोग एक बार फिर से सॉलिड का क्लासिफिकेशन करेंगे, और सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम इस बार करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इस आधार पर नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, हम ये इस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए, बाद में हम हेडिंग डाल देंगे। ये लिखा हुआ हो गया क्या? जल्दी लिखिए। कल तक आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा इस चैप्टर में, उसके बाद फिर इसका थोड़ा साइंटिफिक व्यू आ जाता है, जहाँ पर आपको बहुत सारी बात सिर्फ और सिर्फ समझनी होगी। हटाओ इसे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए तो, इधर देखना। हम एक आयरन का रॉड लेते हैं, यह भी एक सॉलिड है। अब बताइए आयरन का रॉड जो बना होगा वो किस चीज से बना होगा? आयरन के एटम से। तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुआ, ये आयरन का क्या कहलाएगा? एटम। आयरन एटम इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इधर देखिए, मान लीजिए अब हम एक आइस का टुकड़ा लेते हैं। आइस क्या है? पानी का ही सॉलिड फॉर्म है, वाटर का ही ना सॉलिड फॉर्म है वो। तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? H2O। तो H2O होगा तो H2O का एक पार्टिकल, H2O का दूसरा पार्टिकल, H2O का तीसरा पार्टिकल। बताइए ढेर सारा ना H2O का पार्टिकल्स होगा इसमें। तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुआ वो क्या कहलाएगा? H2O का मॉलिक्यूल। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वह एटम है, और यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वह मॉलिक्यूल्स हैं। अब यदि आप NaCl क्रिस्टल की बात कीजिए, यानी NaCl सॉलिड की बात कीजिए, तो NaCl सॉलिड में होता है Na प्लस और Cl माइनस। अब बताओ इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केटायन है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एनायन है।
तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कैटायन और एनायन है। इस आधार पर हम सॉलिड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर क्या है, मतलब वह एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है, और उसके अंदर वह किस प्रकार का बॉन्ड बना रहा है, किस तरह के बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अब हम सॉलिड का क्लासिफिकेशन करेंगे। यानी इस बार हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ constituent particles, and on this basis there are four types of solid. एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है कोवैलेंट सॉलिड, एक होता है आयनिक सॉलिड और एक होता है मेटालिक सॉलिड। इसी मेटालिक सॉलिड में आप मेटालिक बॉन्ड को भी पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, लोहा का कोई रॉड है बहुत बड़ा सा, तो लोहा का रॉड को जैसे कोई कहेगा कि इसको तोड़ दो, तो एक बार पटकेंगे बस टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। इसका मतलब उसमें मजबूती काफ़ी होती है। अच्छा एक बात बताइए आप, यदि आप ये जानते हैं कि उसमें मजबूती काफ़ी ज़्यादा होती है और आप यह भी जानते हैं कि लोहा का रॉड लोहा के एटम से बना हुआ होता है, और यदि प्योर आयरन है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन का ही एटम होगा, उसके अलावा और कोई एटम नहीं होगा। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि उस लोहा के रॉड की मजबूती इतनी ज़्यादा क्यों होती है? आखिर किस बॉन्ड के कारण ये सारे एटम आपस में एक दूसरे से इतना ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं कि हम उसको चाह के भी तोड़ नहीं पाते हैं? इसके पीछे का क्या रीजन होता है? इसके पीछे का रीजन है होता है मेटालिक बॉन्डिंग, जो अभी तक आप नहीं पढ़े हैं। तो इसी टॉपिक में आप समझेंगे कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, और इसी टॉपिक में आप समझेंगे कि कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करता है। तो इन सब चीज़ों को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। फिलहाल आप फिर ही डालिए। लिखेंगे देयर, स्टार लगा के लिखेंगे देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। चारों का नाम लिख दीजिए एक एक करके। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आयनिक सॉलिड, तीसरा है कोवैलेंट सॉलिड और चौथा है मेटालिक सॉलिड। आयरन मेटल का सॉलिड जितना भी है वो सब का सब कहलाता है मेटालिक सॉलिड। हम थोड़ा चेक कर रहे थे एक्चुअल में, ये सारा लाइट नहीं जलता है ना, तो बोर्ड का जो वहाँ पर वीडियो बनता है बहुत बढ़िया आता है, लेकिन हम जब सामने आ जाते हैं तो एक तो हम अपने काले आदमी हैं, ऊपर से और काला नजर आता है। वही जब ये सब देखो, ये सब क्रीम पाउडर है, ये सब जो लाइट सब है ना, तो गोरा कर देता है। हो गया लिखा हुआ? तो सबसे पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और फिर क्या है? मेटालिक सॉलिड। तो सबसे पहला एक नंबर हेडिंग डालिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में आप सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि मॉलिक्यूलर सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होगा जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अब बताइए तो, लोहा का जो रॉड होगा क्या वह मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम है। तो उसका आगे जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर सॉलिड इज ए सॉलिड कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड बाय वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सुनिए इसका मतलब क्या है। मॉलिक्यूलर सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जो कंपोज होता है किस चीज से? मॉलिक्यूल से, जहां पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है। अच्छा एक बात बताइए आप, इधर देखिएगा तो पहले,
मान लीजिए कि HCl कहीं सॉलिड के फॉर्म में है। HCl किस फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में। हम सॉलिड HCl की बात कर रहे हैं। तो HCl का एक मॉलिक्यूल, HCl का दूसरा मॉलिक्यूल, HCl का तीसरा मॉलिक्यूल, ये सब आपस में जब तक सटेगा नहीं तब तक HCl के सॉलिड का निर्माण पॉसिबल नहीं है। तो HCl का एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे से, तीसरा मॉलिक्यूल चौथे से, एंड सो ऑन। इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स जिस अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, उसी अट्रैक्शन फोर्स को कहा जाता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वंडरवाल जो है ना, साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड इज ए सॉलिड कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स बाउंडेड बाय वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड इसको आप फर्दर क्लासिफाई आगे करेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन प्रकार का होता है। एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आगे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को कितने टाइप में बदलेंगे? तीन टाइप में। तो वो किस आधार पर बदला है उसको हम बाद में समझेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड आप हेडिंग लिखे हुए हैं, आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, और डेफिनेशन के बाद आगे फिर से स्टार लगा के लिख लीजिए, देयर आर थ्री टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पर ना थोड़ा सा अधूरा बात लिखा हुआ है इस हेडिंग में, आप इसमें लिख लीजिएगा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर हम लोग ए बी और सी करके एक एक करके लिखेंगे। एक होगा पोलर मॉलिक्यूलर, एक होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, और एक होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर। इस टॉपिक को समझने में वैसे लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा जिनको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की समझ नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज के बारे में नहीं जानते हैं, पेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग को नहीं जानते हैं। इन लोगों को थोड़ा परेशानी होगा। ये सब बात ऑर्गेनिक जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिस्कस होगा, वहाँ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ थोड़ा शॉर्टली बताएंगे आपको। डिफिनीशन के बाद आपको लिखना था देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ए नंबर लिख लीजिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और इसको हम पहले डिफाइन कर लेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे, फिर बी नंबर लिखेंगे, फिर उसको भी डिफाइन करने के बाद तब सी नंबर लिखेंगे। सबको एक साथ अभी लिखेंगे नहीं। तो आप यहाँ हेडिंग डाल के छोड़िए और पहले कुछ रफली समझिए बात को, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। चाचा छींक रहे हैं, चल भी रहे हैं, पीछे में बैठाए हुए भी दनादन दिए जा रहे हैं, कहीं लटपटा के गिर जाएंगे। चलो इसको चेंज करें। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, काहे कि एक ही बार में हम तीनों समझा देंगे। हम मान लीजिए HCl का एक सॉलिड लेते हैं, मतलब हम सॉलिड HCl की बात कर रहे हैं। दूसरे केस में हम Cl2 सॉलिड की बात करें, मान लीजिए Cl2 जो कि नेचुरल, जिसका नेचुरल नेचुरल एग्जिस्टेंस गैस होता है, ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है, लेकिन मान लीजिए कि इसको ठंडा करके किस में बदल दिया गया है? सॉलिड में। जैसे हाइड्रोजन को भी ठंडा करके सॉलिड में बदला जा सकता है। और एक हम लेते हैं H2O, मान लीजिए ये भी किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। ये भी किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। और ये भी किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म। एक्चुअल में ये तीन एग्जाम्पल तीन डिफरेंट टाइप्स के हैं, तीन डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। देखिए कैसे। हाइड्रोजन और Cl आपस में किस बॉन्ड से जुड़ता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से। जहां पर आपको याद होगा हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बताइए, यही ना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड था।
हम Cl2 की यदि बात करें तो यहाँ पर Cl और Cl के बीच बॉन्ड बनता है, दोनों के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। और H2O ये तो एक पॉली एटॉमिक है, ये तो कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही ना होता है। यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अब आप यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 है। किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या उतनी ही होती है जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसकी वजह से इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है और हाइड्रोजन महसूस करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन भाग रहा है। ऐसी स्थिति में यह इलेक्ट्रॉन की कमी को महसूस करता है और उसी कमी की महसूस को हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से दर्शाते हैं, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज से दर्शाते हैं क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है अतिरिक्त, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, गया नहीं है। यदि पूर्ण रूप से चला जाए तब ये हो जाएगा पूर्ण रूप से माइनस और इस पर हो जाएगा पूर्ण रूप से प्लस। अभी सिर्फ ये खींचा चला गया है किसके तरफ, क्लोरीन के तरफ। यही इसी बात को हम कहते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन की तुलना में कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा क्योंकि बॉन्डेड एटम्स आपस में समान है। इसमें भी 17 प्रोटॉन, इसमें भी 17 प्रोटॉन, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समान है, तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में ही रह जाएगा और कोई भी एटम ये फील नहीं करेगा कि उसके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कोई लेकर भाग रहा है, तो इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो पहले आप इस दो को समझ लीजिए। इस कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हो और इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाए, उसी को हम बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। याद कीजिए, आप ऐसा आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया था। और यदि चार्ज क्रिएट नहीं हुआ तो इसको कहा जाता है नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब बताइए कि ये जब सॉलिड का निर्माण करेगा तो यहाँ एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है वह पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस टाइप का सॉलिड कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि इसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित है। क्लियर है ये? और ये कहलाएगा नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि यह एक ऐसा सॉलिड है जिसमें मॉलिक्यूल के बीच का जो कोवैलेंट बॉन्ड है वह कैसा है, नन पोलर। और समझ में आया कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है और नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इज ए सॉलिड इन विच पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, और इसमें नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब आइए इसको समझिए, H2O को। आप याद कीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड का केस। हाइड्रोजन बॉन्ड मात्र 3 केस में बनता था। याद करो, ये सब बात जो 11th में पढ़े होंगे उसको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको समझ में शायद नहीं आए। आप याद कीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण केवल 3 केस में होता था। जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा होता था, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण मात्र 3 ही केस में होता है, जब हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो फ्लोरीन के साथ, या डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो ऑक्सीजन के साथ, या डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो नाइट्रोजन के साथ। बाद बाकी किसी भी केस में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। तो वैसा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होता है, और इस वजह से यदि किसी सॉलिड का निर्माण हो रहा है तो वो कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। तो बताइए H2O में हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। यदि यहीं पर एग्जाम्पल HF वाला आता तो एक HF दूसरे HF से, दूसरा HF तीसरे HF से, हर जगह ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ जाता, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से। और ये कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब समझ में आया कि ये कैसे 3 टाइप का होता है। और एक चीज देखिए, इस तीनों में समानता क्या है वो देखिए। HCl यह भी मॉलिक्यूल है, Cl2 यह भी मॉलिक्यूल है, और H2O यह भी मॉलिक्यूल है। यानी हर बार सॉलिड का निर्माण मॉलिक्यूल से ही ना हुआ है, लेकिन मॉलिक्यूल का नेचर डिफरेंट। ऐसे एक में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, एक में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, एक में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है और साथ साथ उस जगह पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, सॉरी, साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होगा।
इस तरह से ये कितने टाइप में बदल जाते हैं? 3 टाइप में। तो जो सबसे पहला है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसके बारे में देखिए लिखा हुआ है इट इज फॉर्म्ड बाय द मॉलिक्यूल्स विच आर बॉन्डेड बाय पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और इसमें अगला में क्या होगा? विच आर फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो फटाफट एक लाइन का डेफिनेशन इसको लिख के आगे बढ़िए। तो इस तीनों को डिफाइन कर लीजिए और आज यहीं तक रहने दीजिए। तो ए नंबर हेडिंग आपको डालना है, डेफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है। जैसे HCl, SO2, ये सब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है और डिफरेंस होने की वजह से वहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है उसी बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जिस कोवैलेंट बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो उसी को हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और जहाँ पर चार्ज क्रिएट ना हो उसको नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जनरली तब फॉर्म होता है जब सेम टाइप के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, क्योंकि एटम्स यदि समान होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेगा, कहीं शिफ्ट नहीं करेगा, किसी के तरफ नहीं जाएगा। दूसरा हेडिंग डालिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा H2, ये आगे लिखा हुआ होगा, पहले आप यहाँ तक लिखिए ना। H2 होगा, Cl2 होगा, I2 होगा, ये सब यदि सॉलिड बनाता है तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा। मेड इन झारखंड। दर्शन हुआ था ना तुम लोग को कल इससे? अभी तक दर्शन हुआ है, मुलाकात अच्छे से नहीं हुई। होगा होगा, करना नहीं है। बुरबा का आया है तो मुलाकात एक आध बार कर लेगा कि। इसको चेंज करें, लिख लीजिए एग्जाम्पल H2Cl2I2। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए और तीसरा नंबर C नंबर लिख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है और एग्जाम्पल लिख लीजिए। और अगला जो दूसरा हेडिंग हमारा होगा वो है आयनिक सॉलिड, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, तो आप ये हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। आज के लिए बस इतना है। कल भर आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा जैसे कल आप लिखे हैं, आज लिखे हैं, और कल के बाद फिर इसके पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाना इस चैप्टर में नहीं पड़ रहा है, कल के बाद खाली दिमाग ही लगाना पड़ेगा। लिखिएगा बहुत कम, एक दिन में आधा पेज लिखिएगा।